नमस्कार। आज मैं अक्षता और मेरी सहपाठी अमीशा श्री हरिवंश जी का बिमटेक में स्वागत करते हैं। श्री हरिवंश जी एक पत्रकार और राजनेता हैं। वर्तमान में यह राज्यसभा के उपसभापति हैं। आज हम हरिवंश जी के साथ उनके अनुभवों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। नमस्कार सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। बहुत धन्यवाद अक्षिता और अमीशा दोनों को। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आप एक बैंकर, पत्रकार और लेखक रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ इन सभी भूमिकाओं में से आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी रही है? पहले मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि बिमटेक में आकर छात्रों के बीच और आप दोनों के साथ बातचीत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। दरअसल मैं कहूँ कि मैंने शुरुआत विद्यार्थी के बाद पत्रकारिता से की। पत्रकारिता के बाद बैंकिंग में गया। बम्बई टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में लगभग 5 साल काम करने के बाद, उस वक्त धर्मयुग सबसे बड़ी पत्रिका होती थी, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद मुझे लगा बम्बई से कहीं बाहर निकले। मुझे अवसर बैंक में जाने का मिला। फिर मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद में बैंक ऑफ इंडिया में रहा कुछ दिन। उस वक्त रिज़र्व बैंक में भी मुझे जाने का अवसर मिला, मेरा सिलेक्शन हुआ, पर रिज़र्व बैंक में न जाकर पुनः मैं पत्रकारिता में लौट आया। तो मूलतः मैं पत्रकार रहा और पत्रकार के रूप में लिखने, पढ़ने, अपने को अभिव्यक्त करने का जो रास्ता हमने चुना वो ज़्यादा जीवन में श्रेयस्कर लगा, इसलिए पुनः उस पर लौट आया। जी सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे एक मैनेजमेंट छात्र के दृष्टिकोण से है। सर, आप यह सब भूमिकाएं निभाते हुए आपको कभी लगा होगा कि आप किसी एक भूमिका में अपना 100% नहीं दे पा रहे, तो ऐसे समय में आपने अपने समय का प्रबंधन कैसे किया? दरअसल अखबार जिसमें मैंने काम संभाला उसमें आकर मुझे ज़्यादा एहसास हुआ कि समय का कैसे व्यवस्थित रूप में प्रबंध किया जाए। इसके पहले मैं पत्रकारिता की दुनिया में था तो 2 साप्ताहिक प्रकाशनों में काम किया। पहला धर्मयुग, जो बम्बई टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से प्रकाशित होता था और उस वक्त तो प्रति सप्ताह 6 से 7 लाख प्रतियां बिकती थी। उसकी अद्भुत अपनी एक अलग लोकप्रियता और प्रतिष्ठा थी। उसके बाद मैं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले आनंद बाजार समूह के रविवार पत्रिका में रहा। उसकी एक अपनी अलग ढंग की ख्याति थी। रविवार में जब मैं था उस वक्त देश के उत्तरी इलाके में, जो हिंदी इलाका कहा जाता है, बड़े पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव आ रहे थे। वो पत्रिका उसको प्रतिबिंबित करती थी, पर इनका प्रकाशन सप्ताह में 1 बार होता था। तो टाइम वहाँ काम करते हुए मैनेज करना और अपनी रुचियों को बनाए रखना, रुचि थी पढ़ने की, रुचि थी घूमने की, वो अभी करता रहता था मैं। पर जब अखबार में मैंने काम संभालना शुरू किया तो अखबार बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। 300-400 सर्कुलेशन था उसको, उसे हमें आगे ले जाना था, यानी अपनी टीम के साथ। उसमें समय का अभाव एहसास होना शुरू हुआ, पर उस बीच ही किस काम को किस रूप में वरीयता देकर करना है, ये स्वतः सामने उत्पन्न चुनौतियों में हम लोगों ने रास्ता निकाला, और हर व्यक्ति निकालता है। जी सर, अब मैं अपनी सहपाठी अमीशा से अनुरोध करूंगी कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाए। सर, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि भारतीय अपनी संस्कृति को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो लोग पश्चिमी संस्कृति को लेकर ज़्यादा उनका झुकाव उस तरफ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इस पर क्या विचार है? दरअसल मैं ये मानता हूँ कि यह 100% सही नहीं है, क्योंकि आप कभी जाकर के देखें, जैसे रांची में मैं लंबे समय तक रहा। रांची में योगदा मठ है। योगदा परमहंस योगानंद जी ने शुरू किया। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक तरह से आध्यात्मिक उसकी। या फिर आप रामकृष्ण परमहंस की जो संस्थाएं हैं कलकत्ता से लेकर देश में फैली, वहाँ जाएं। अरविंदो आश्रम जाएं। अनेक ऐसे समूह मिलेंगे जहाँ पर सीरियस स्पिरिचुअल थिंकिंग करने वाले युवा भी मिलते हैं, बड़े पैमाने पर मिलते हैं। IIT, IIM से करके नए युवा अनेक आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जो समाज के सामने, और ख़ास तौर से कोविड में जो गंभीर चुनौतियाँ पूरे समाज को मिली, पूरे देश और दुनिया ने देखा, समृद्धि, संपत्ति, सब कुछ रहते हुए व्यक्ति किस तरह अकेला पड़ गया। तो
हमारे जीवन के एक पक्ष को अध्यात्म ने नए ढंग से प्रभावित किया, उनमें युवा भी हैं। लेकिन यह भी सही है कि जो जिस तरह से एक मैकेनाइजेशन या कहें कि टेक्नोलॉजिकल समाज बन रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी ही चीज़ों को नियंत्रित प्रभावित कर रही है, तो हमारा जीवन इस कदर टेक्नोलॉजी से जुड़ गया कि हम घर में रहते हुए भी अकेले हो गए। यानी कम्युनिकेशन, एक ही घर के एक कमरे में आप हैं, दूसरे व्यक्ति से आप चैट करते हैं या मॉडर्न गैजेट्स है उसके इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उस रूप में जो पहले कम्युनिकेशन लोगों में था वो कह सकते हैं कि प्रभावित हुआ है। लेकिन एक दूसरी धारा है जो कोविड जैसी चुनौतियों के बाद उसके रेलिवेंस पर पुनः बात कर रहा है। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि क्या आप अपने अनुभव से अपने जीवन का कोई भी एक परिभाषित क्षण हमारे साथ साझा कर सकते हैं? जैसे मैं बहुत वर्षों पहले, आज से लगभग 15-18 वर्ष पहले महर्षि अरविंद के आश्रम गया, पौंडीचेरी। आप जानते हैं महर्षि अरविंद उस जमाने में ICS उन्होंने किया था, पर ही लेफ्ट इट, और भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई का रास्ता उन्होंने चुना और उन्होंने एक नया इतिहास बनाया। पर जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, जब मैं उनके कमरे पर पौंडीचेरी में गया तो बताया गया कि कैसे 22 से 23 वर्षों एक कमरे में रहकर ही साधना किया उन्होंने, उस कमरे से बाहर ही नहीं निकले। उसी में सावित्री जैसा ग्रंथ भी लिखा जिसको उस वक्त चर्चा हुई कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो उनकी सारी स्पिरिचुअल ऊंचाई, उनका सारा वो लेखन जो आज लोग पढ़ते हैं, बहुत उनके अनुयायियों की संख्या भी बहुत बड़ी है, वो एक कमरे में एक व्यक्ति 23-24 वर्षों तक रहते हुए साधना से कोई काम कर सके। यानी व्यक्ति का अपने ध्येय के प्रति, मैं महर्षि अरविंद की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके उदाहरण के बता करके उनको प्रतीक के रूप में सामने रहकर, एग्जाम्पल के रूप में उनको कोट करते हुए कि एक व्यक्ति 23 से 24 वर्ष किस तरह से अपने एक ही कमरे में रहकर साधना कर सकता है, ये कितना बड़ा मनोबल है। एक कमरे में आप अगर 4 घंटे रह जाते हैं तो हमें सफोकेशन होता है कि हम कैसे बाहर निकले, लोगों के संपर्क में जाएं। तो कितनी ऊंचाई वैसे लोगों की रही होगी। महर्षि अरविंद की आरंभिक शिक्षा उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था की थी कि विदेश में हुई और लैटिन ग्रीक से ही हुई, अंग्रेजी से ही हुई। इवन मतलब उनको भारतीय भाषाओं का स्पर्श तक न हो, ये व्यवस्था उनके पिता, उनके परिवार ने की थी। लेकिन भारतीय संस्कृति के या भारतीय मूल्यों को सबसे बड़े भाष्यकार बने। वो भाष्यकार बनने के लिए, ऊंचाई पाने के लिए उस व्यक्ति का क्या मतलब, क्या किस किस्म की तपस्या, त्याग और आत्मबल था, ये उस कमरे को देख कर लगा, वो मैं भूल नहीं पाता। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और मैं आशा करती हूँ कि ये चर्चा हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।